थ्रॉन बार्बर शॉप में ये मेरा 2 हफ्तों के बाद चक्कर लगा था। टोरंटो शहर की मशहूर बार्बर शॉप में से एक, जहां मुकम्मल एयर कंडीशन पुरसुकून माहौल मुहैया किया जाता था। बियर्ड शेप सिर्फ जैसा आप कहें, खूबसूरत और दिलकश बार्बरेस एंजेला मुस्कुराई। क्या फिडल म्यूजिक लगा सकती हैं आप? ज़रूर, क्यों नहीं। एंजेलिना जो बियर्ड शेप की तैयारी कर रही थी, म्यूजिक बदलने की फरमाइश पर रुक गई। अब एयर कंडीशन रूम में कैनेडियन फिडल म्यूजिक की धुन अपने सैर में जकड़ने को तैयार थी, जिसे सुनते ही मैं खो दिए जाता। किसी की याद दिलाती दिल के तारों को धुन हिला देने वाली धुन। उफ, कौन हो सकता है इस वक्त? सारा मजाक किरकिरा कर दिया। मोबाइल की टोन गलत वक्त पर बज उठी, जो इस वक्त मुझे शदीद नागवार गुजरी। अपना काम जारी रखी। मोबाइल बजता देखकर एंजेला एक लम्हे को रुकी, लेकिन मैंने इसे काम जारी रखने को कहा। इस धुन का शिकार मैं इसके जाल में फंसा रहा जब एंजेलिना अपने काम में मगन नहीं। लेकिन कब तक? मोबाइल स्क्रीन पर एक दफ़ा फिर अजनबी नंबर की कॉल दोबारा दिखाई दी। फिडल म्यूजिक रोक दिया गया। एंजेलिना भी एक तरफ हो गई, जबकि मजबूरन मुझे कॉल उठाना पड़ी। समझ तो गए होंगे कि यह डील आपके लिए कितनी अहमियत की हामिल है। उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। आप कौन हैं, क्या कह रहे हैं? खैर, कुछ भी हो, मैं आपको बता देता हूँ। जो डील आप चाहते हैं, ये तो क्या कोई और भी हो, कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मुझे अरसा हो गया है इन कामों से छुटकारा हासिल किया। सोच लें आप, वरना जिस कदर नुकसान होगा इसका अजाला मुमकिन नहीं होगा आपके लिए। इस कदर शाइस्ता अंदाज में तो जूनियर कोलीग्स भी मुझसे बात ना करते होंगे जिस अंदाज में वो बात कर रहा था। देखें, अगर तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। आप मुझे यूँ ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आखिरी लफ्ज़ों पर जोर देते हुए मैंने कॉल काट दी। एंजेलिना ने दोबारा म्यूजिक चलाया और अपने काम में मगन हो गई। जहनी परेशानी और अजनबी की कॉल ने अगरचे इस वक्त मेरे जहन का मूड का ताया पांचा कर दिया था, लेकिन सुकून सिर्फ फिडल म्यूजिक की धुन में ही मिल सकता था। वो धुन जिसके रथ पर सवार मैं हंगामा है इस कॉल की हदूद से बाहर निकल सकता था। लेकिन ये बेसूद रहा, क्योंकि मेरी पसंदीदा धुन की एक कड़ी भी इस कॉल की कड़ी से जुड़ी हुई थी, जो अजियतनाक थी। 90 कैनेडियन डॉलर्स की अदायगी के बाद मैं शॉप से बाहर निकला। टोरंटो शहर अस्कॉल्ड स्ट्रीट में सुबह के वक्त मेरे लिए एक और मुसीबत मुंतज़िर थी। शायद आज का पूरा दिन मनहूस रहने वाला था। बार्बर शॉप के बाहर मौजूद कार गायब थी। एक तो ये ट्रैफिक वाले कहीं का नहीं छोड़ते, पर गलती तो मेरी थी। गलत पार्किंग की सज़ा मिल चुकी थी। वो अहम काम जिसे मैं अगले लम्हे से करने को बेताब था, मजीद ताहीर का शिकार हुआ। कार तलाशना, जुर्माने की अदायगी और फिर इस अहम काम के लिए घर जा पहुंचा। क्या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आया? आज या कल या पूरी हफ्ते में? मैंने जैक से पूछा। आज तो कोई नहीं आया, लेकिन 2 दिन पहले आपका दोस्त मैसन आया था, जिसे मैंने आपकी गैर मौजूदगी का बताया, तो वो बाहर से ही वापस लौट गया। हाँ, इसका जिक्र तो तुमने किया था। खैर, तुम अपना काम करो। ये बात परेशान कर देने वाली थी। ना कोई घर आया, ना अलमारी में कुछ तब्दीली देखने को मिली। वो ऐसे ही लाख थी जैसे मैं गया था। इसकी चाबी मेरे अलावा किसी के पास न थी। लेकिन सवाल तो ये था कि आखिर वो फाइल गई कहाँ? ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? जैक ने गायब की या फिर कोई पुरस्कार महलूक ले उड़ी और जाके इस बदबख्त के हवाले कर दी? लेकिन जैक ऐसा क्यों करेगा? वो बहुत पुराना मुलाजिम है, जहाँ तो दे सकता है लेकिन धोखा नहीं। ना इसे मालूम था कि फ़ाइल कहाँ है, कहाँ नहीं। कई सवालों में जहन उलझता चला जा रहा था, लेकिन किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मेरी कंपनी की बदौलत ज़्यादातर वक्त शहर से बाहर ही गुजारता था, कभी दूसरे शहरों में और कभी मुल्क से बाहर। इसलिए मेरे पीछे मेरा मुलाजिम जैक ही घर को देखता था। ओलिवर काम आ सकता है, मुझे इससे रब्ता करना चाहिए। ये सोचकर मैंने ओलिवर को कॉल मिला दी। मुझे एक नंबर ट्रेस करवाना है। क्या तुम बता सकते हो कि यह कॉल कहाँ से की गई है? बार्बर शॉप में आने वाली कॉल का नंबर मैं ओलिवर को दे चुका था। यह कॉल आपको थ्रॉन बार्बर शॉप से की गई है। कॉल के मुताबिक लोकेशन बिल्कुल वहीं की आ रही है, लेकिन अब फ़ोन बंद कर दिया गया, तो इस वक्त इसकी लोकेशन नहीं मिल रही। ओह, बहुत ही अजीब बात है। ये कहकर मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कॉल काट दी। जहन उलझता जा रहा था। जैक मेरी गैर मौजूदगी में किसी को भी अंदर ना आने देना, चाहे मेरा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। मैंने जैक को सख्ती से मना कर दिया। मेरा अभी बार्बर शॉप पर पहुंचना ज़रूरी था। जिन दिनों मैं शहर में होता, मेरी गैर मौजूदगी में कोई दूर से दोस्त आ जाता, तो जैक मेरे इंतजार के लिए इन्हें अंदर ले आता, जिसकी इजाज़त मैंने खुद दे रखी थी, लेकिन सिर्फ खास दोस्तों के लिए। एक दफ़ा फिर मोबाइल फ़ोन की टोन बाज उठी। स्क्रीन पर वही नंबर दोबारा जगमगा रहा था। बेंजामिन, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये सब नहीं कर सकता। आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? ठंडे हो जाइए आप। इस वक्त गुस्सा ठीक नहीं, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जज्बाती होंगे तो गलत फैसला कर बैठेंगे, जिसके बाद बहुत पछतावा होगा। चले, एक और मौका देता हूँ। शाम 5 बजे दोबारा कॉल की जाएगी और ये मेरी आखिरी कॉल होगी। अगर इसमें भी इनकार हुआ तो नतीजतन जिम्मेदार आप खुद होंगे। कॉल काट दी गई, लेकिन मेरे सर पर बम फोड़ गई। एक दफ़ा फिर मोबाइल बाज उठा। ओलिवर की कॉल। ये कॉल CNC टावर से की गई थी और कॉल कटने के बाद मोबाइल फोन फौरन बंद कर दिया गया, बिल्कुल पहले की तरह। ओह, ये लोकेशन तब्दील करके बात कर रहा है, लेकिन क्यों? ओलिवर, तुम्हें जब भी इसकी दोबारा लोकेशन मिले मुझे फौरन बता देना। ओलिवर से कहकर मैंने कॉल काट दी। अब की बारी मैं खुद इस अजनबी को कॉल मिलाना चाहिए, लेकिन नंबर बंद जा रहा था।
लिहाजा अब एनसी टावर या बाबर शॉप पर जाना वक्त ज़ाया करने के मुतराजिब था। न जाने अब वो कहाँ था, लोकेशन तो वो बदल रहा था। मैं घर वापस लौट आया। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं इसकी डील मान लेता या फिर भयानक इंजाम का सामना करता जो डील के इनकार पर मुझे सहना पड़ता था। लूसिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम दोनों के लिए तुम्हारा भाई कितना खतरनाक साबित होता? मैं जानता हूँ तुम अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती हो, अगरचे वो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन फिर भी तुम ये सब करने को तैयार हो। हाँ, मैं जानती हूँ वो हमारे लिए किस कदर खतरनाक था और हमारी जान दांव पर लगाने में भी ज़रा देर न लगा था, लेकिन वो मेरा भाई था, सगा भाई। हम कोई और तरीकाकार भी तो अपना सकते थे, कम अज़ कम ये तो बिल्कुल नहीं जो तुमने अपनाया। तुमने मुझसे मेरा सगा भाई छीन लिया। नफरत है मुझे तुमसे, तुम बहुत जालिम हो, बहुत ज़्यादा। लूसिया की आंखों में आंसू थे। लूसिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़कर मैं और तुम जेल की सुलाहों के हमेशा हमेशा के लिए पीछे न चले जाते? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी ना होने देता और ना होने दूंगा। क्या यहाँ तुम्हारे भाई की जगह मेरा भाई होता तो क्या ऐसे खुला छोड़ देती, या यही सब करती जो मैंने किया? मैं तुम्हारी तरह इतनी बेरहम नहीं हूँ बेंजामिन, किसी भी सूरत में तुम्हारे भाई की जान न लेती, क्योंकि वो तुम्हारा भाई तो होता। तो सुनो लूसिया, अगर मेरा अपना भाई भी होता तो मैं इसे भी जिंदा न छोड़ता, इसे भी मार देता। आखिर आज तुम्हें अपने भाई की मौत पर इतना रहम क्यों आ रहा है, जब हमने मिलकर इतने लोगों को जान से मारा है? क्या इस वक्त तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अब सिर्फ अपने भाई पर ही क्यों? तुम दरिंदे बनते जा रहे हो। मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। तुम बेहिस हो चुके हो। मैं तुम्हारी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बहुत कुछ बोल चुकी थी, आंखों में आंसू और लहजे में दर्द मेरे लिए बहुत से अधूरे सवाल छोड़ गया था। इन 2 सालों में पहली बार इसने आंखों और लहजे को इतना दर्द बना रखा था। यानी तुम अपने भाई को लेकर हमारे इस 2 साल ताल्लुक को ख़त्म कर देना चाहती हो, वो हमारी शादी की ख्वाब बस अब टूटने को है। लूसिया, तुम मुझे धोखा दे रही हो, ऐसा धोखा जिसे मैं बुलाने पर कभी ना बुला पाऊंगा। हाँ, यही समझ लो। अब मुझसे दोबारा कभी ना मिलना तुम। ये 2 साल का अरसा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा गुजरा। वो तेज़ी से उठकर बार से बाहर निकल गई, जबकि मैं शैंपेन से भरे दोनों गिलास मेज़ पर पड़े देख रहा था। इन्हें हाथ लगाने वाला कोई भी ना था। ये इसकी और मेरी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मैंने इसे कभी ना देखा। ना जाने वो टोरंटो छोड़कर चली गई थी या कोई और बात थी, या फिर टोरंटो में रहते हुए भी मेरी नज़रों से पोशीदा रही। मुझे खुद ज़्यादा वक्त शहर से बाहर गुजारना पड़ता। ना इसने मुझसे कभी रब्ता किया, ना ही मेरे पास इसका नंबर मौजूद था। पुराने नंबर पर जब भी कॉल करता हमेशा बंद ही मिलता। 2 साल का ताल्लुक पल भर में टूट गया। ऐसा रिश्ता जो चंद दिनों से ही शादी जैसे मजबूत बंधन में बंधने को तैयार था, लेकिन इससे पहले एक कच्चे धागे की तरह टूट गया। लूसिया मेरीना, पहली बार मैंने CNC टावर की 3री मंजिल पर इसे देखा था। यही ज़िंदगी का वो खूबसूरत पल था जब मैं इसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गया। मैं तो क्या, कोई और भी इसकी हसीन मुस्कुराहट का दिल दादा हो जाता। सुनहरी जुल्फ़ें, लचकीला बदन जिसके सामने वाकई दिल हार मान बैठा। मैंने इसे पाने का मुकम्मल इरादा कर लिया। वो थी इतनी हसीन कि कोई भी इसके हुस्न को देखकर फरेफ्ता हो जाता। खुदा ने इसे शायद बहुत फुर्सत में बनाया था, अगरचे मुझे बहुत तगदो करनी पड़ी, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मछली को जाल में फंसाने का गुर मुझे अच्छे तरीके से आता था, और फिर खुदा के इस शाहकार नमूने को भी मैंने अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहा। लूसिया मेरीना, ये मेरी कोई पहली गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में आने वाली चौथी लड़की लूसिया गुज़श्ता 3 से अक्सर मुख्तलिफ रही थी। वो 3 जिन्हें सिर्फ मैंने वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन लूसिया वक्त ने अंदाज़ा भी ना होने दिया कि कब हम एक दूसरे की मोहब्बत के हिसाब में जकड़े गए। मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत जिसने क्राइम बुक की दुनिया में रहते हुए बहुत हसीन बना दी थी। बिग बॉस 1 शहर का सबसे बड़ा मास्टर, जिसका जराइम की दुनिया में एक मकाम था, वो सबसे पोशीदा रहने वाला, जिसे इसके गैंग के अफराद ने भी आज तक ना देखा था, और ना ही इसकी रिहाइश के बारे में कोई जानता था, और ना ही इसके असल नाम के बारे में। इस गैंग की मेंबरशिप अपनाए मुझे 3 साल हो चुके थे। कई ऐसे जराइम किए थे जिनकी सज़ा पकड़े जाने पर उम्र कैद या फिर फौरी फांसी का हुक्म दे दिया जाता, लेकिन इसकी सख्त ट्रेनिंग में हम में से कोई भी पुलिस के हाथ न लगा। लूसिया के आते ही गैंग के अफराद में एक और का इजाफा हुआ। मैंने लूसिया को अपने साथ शामिल कर लिया। फिर 2 साल हमने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो पिछले 20 सालों में कोई मुजरिम भी ना दे सका। हत्ता कि बिग बॉस 1 भी गैंग के सबसे चालाक और फुर्तीले अफराद हम दोनों ही शुमार किए जाते। ये नहीं था कि हम दोनों सिर्फ कत्ल, चोरी, डकैती या किसी दूसरी वारदात में ही जिंदगी गुजार रहे थे, बल्कि फुर्सत के लम्हात को गुलनाज बना देने के लिए हम अख्तियार रहते। इन फुर्सत के लम्हात को हम दोनों जगह जगह घूम कर गुजारते, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन फिर ज़िंदगी में वो क़यामत हेज़ दिन भी आ गया जब मेरा हड्डियों के पिंजरे में कैद 4 खानों पर मुश्तमिल गोश्त का लोथड़ा, जिसमें लूसिया की मोहब्बत धड़कन बंद कर मुकीम थी, किसी कांच की तरह टूट गया। बॉस नंबर 1 ने हमें एक ऐसे शख्स की सुपारी दी जो मेरे टोरंटो का खास दोस्त था। इसे मारना आसान काम न था, लेकिन हमारे लिए कौन सा काम मुश्किल होता, लिहाजा ये भी कर दिखाया। लेकिन असल कहानी फिर यहीं से शुरू हुई। कत्ल की वारदात के बाद जब हम वहाँ से फरार होने लगे तो लूसिया के भाई ने हमें देख लिया। हम अगरचे बेस बदल कर चेहरों पर मास्क सजाए हुए थे, लेकिन इसके भाई ने हमें फिर भी पहचान लिया। इसलिए लूसिया को ऊंची आवाज़ में पुकारा। ये इसकी आखिरी पुकार थी और आखिरी आवाज़ जो लूसिया ने अपने भाई के मुँह से सुनी।
मेरे पिस्तौल से निकली गोली से अब्दी नींद सुला चुकी थी। हमारे लिए बेहतर भी यही था। मैं जानता था कि इसका भाई किस कदर सख्त मिजाज और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। तभी मौका पर हाथमा जरूरी था। यही वो लम्हात थे जब जिंदगी के बुरे दिन शुरू हुए। लूसिया भाई की मौत बर्दाश्त न कर सकी और मेरे खिलाफ हो गई। वो मुझे छोड़ चुकी थी। मैं गुस्से में इसे धोखेबाज जरूर कहता रहा, लेकिन हकीकत में मैं भी जानता था कि वो धोखा देकर नहीं गई। कोई भी और इसकी जगह होता तो वो भी यही करता। मेरी मोहब्बत इसके दिल में जरूर थी, लेकिन इसने इसे दबा लिया था। या फिर भाई की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पर गालिब आ चुकी थी। यही वो दिन था जब लूसिया ने बिग बॉस 1 के गैंग को हैराबाद कह दिया। कम से कम मेरे इस गैंग में होते हुए वो हरगिज़ इसमें मजीद नहीं रुक सकती थी। इसके बाद मैंने इसे कभी दोबारा टोरंटो में नहीं देखा था। मैं भी अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। जब मोहब्बत टूटती है तो सारी ज़िंदगी ऐसा कांटा बन कर रह जाती है जो फौलादी कुव्वत के शख्स को भी बुरी तरह जख्मी कर दे। 1-2 माह रहकर मैंने भी ये गैंग छोड़ दिया। बिग बॉस 1 को भी हम दोनों के गैंग छोड़ने पर कोई एतराज़ न था। एक तो हम इसे जानते तक ना थे, दूसरा इसे हम पर भरोसा था कि हम पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अब मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हाँ था, मुजरिमों की दुनिया से दूर, जहाँ कोई भी मेरा प्यार छीनने वाला ना होता। तभी मैंने एक दोस्त की कंपनी ज्वाइन कर ली। मुझे मालूम था लूसिया कभी भी पुलिस को मेरे खिलाफ अपने भाई के कत्ल के मुकदमे में रिपोर्ट दर्ज न कराती, क्योंकि बहुत भी इसमें बुरी तरह फंस जाती। लिहाजा इसने मोहब्बत में गिरफ्तार करने के बाद मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। हकीकत तो ये थी कि किसी जेल में 100 साल ज़लील ख्वार और बदतरीन ज़िंदगी गुजारने के मुकाबले में ये मोहब्बत की जुदाई का तड़पना ज़्यादा अज़ियतनाक था, और यही मेरी सज़ा थी जो मुझे हर हाल में झेलनी थी। शाम के 5 बजे दोबारा फ़ोन बज उठा। वही नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। क्या सोचा है मिस्टर बेंजामिन आपने? उम्मीद है इस मरतबा आप मायूस नहीं करेंगे। हाँ, याद रखिएगा ये सिर्फ आखिरी मौका है आपके लिए। मुझे आपकी डील मंजूर है। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे ये फैसला करना पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि मैं इसे कहाँ तलाश करूँ। ना ही तो इसके ठिकाने के बारे में जानता हूँ, ना इससे कोई रब्ता है। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। वो इन दिनों टोरंटो में देखी गई है। इसका नंबर आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ब्लैक टाइस कैफ़े मेरे ख्याल में मुनासिब जगह रहेगी आपके लिए, जहाँ कमरा नंबर 13 बहुत महफूज जगह है। किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे वहाँ कैसे आने पर मजबूर करेंगे, इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं, ये आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, और पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, ब्लैक डाइस कैफ़े ठीक रहेगा। हफ्ते की शाम 5 बजे आपका काम हो जाएगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप मायूस नहीं करेंगे। नेक ख्वाहिशात आपके लिए, ये कहकर कॉल काट दी गई। मेरा दिमाग इस वक्त शदीद दबाव का शिकार था। सारा दिन सोचने के बावजूद मैं इस डील को मानने पर मजबूर हो गया था। मेरी खुदगर्जी मेरे दिमाग पर गालिब आ रही थी, और यही फैसला बेहतर लगा था। मैं वो काम करने के लिए मजबूर हो गया था जिसे करने का मैं सारी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अपनी सुकून भरी ज़िंदगी भी तो प्यारी थी। अपनी ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती। इसलिए इंसान तो क्या, कोई जानदार कुछ भी कर सकता है। दोपहर मुझे मेरी फ़ाइल की तस्वीर भी व्हाट्सएप कर दी गई, जो इस बात की तस्दीक करती थी कि फ़ाइल इसी के पास है। कुछ देर के बाद ऑलिवर की एक दफ़ा फिर कॉल आई। इसने बताया कि इस दफ़ा कार ब्लैक डाइस कैफ़े से की गई है। तो इस दफ़ा ब्लैक डाइस कैफ़े की लोकेशन इस्तेमाल की गई है, और यही जगह मुझे इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। हो सकता है वहाँ मेरे लिए मुनासिब जगह देख रहा हो। तभी इसने लोकेशन इस्तेमाल करने को मुझे कहा। मैंने खुद ही अपने सवाल का जवाब तलाश कर लिया, लेकिन असल सवाल तो ये था कि आखिर ये था कौन? क्या बिग बॉस या फिर बिग बॉस 2? शुरू में बिग बॉस 1 का बहुत चर्चा था, लेकिन मेरे छोड़ने के बाद बिग बॉस 2 का बहुत नाम सुना गया था। इसने भी जराइम की दुनिया में नया कदम रखा था और आते ही हुब तहलका मचाया था। अगरचे जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स मुझसे और मेरे कारनामों से खूब वाकिफ़ था, लेकिन मैं इन चीज़ों को अब हैराबाद कह चुका था। इसलिए ना बिग बॉस 1 में ज़्यादा दिलचस्पी रही थी और ना ही बिग बॉस 2 की कोई खास टो ली थी। खैर, जो भी था, मुझे तो अपना काम करना था। कुछ देर बाद व्हाट्सएप पर एक नंबर सेंड कर दिया गया। इसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया गया, या फिर शायद व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया गया। नंबर तो वैसे कॉल के बाद फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। शुक्र है तुमने मेरी आवाज़ सुनकर कॉल काटी नहीं, वरना मुझे तो यही लगा था शायद आवाज़ सुनते ही कॉल काट दोगी। कॉल नहीं काटी, या फिर तुमसे बात कर रही हूँ। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोबारा मोहब्बत जाग उठी है। सिर्फ नफरत है तुम्हारे लिए अब। क्या तुम पुरानी बातों को भूल नहीं सकती? मैं माना कि मैंने गलत किया, मुझे तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तुमने लम्हे भर में मुझे यूं छोड़ दिया जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हों। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। माफ़ी? तुम जानते भी हो कि लफ्ज़ माफ़ी की हैसियत क्या है? तुमने मेरा भाई छीन लिया मुझसे, और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। तुम कातिल हो मेरे भाई के। इस बार इसकी आवाज़ रुंधी हुई थी, जिससे लगता था कि वो रो रही हो। इतने अरसे के बाद भी इसके दिल में मेरे लिए शदीद तरीन नफरत देखने को मिली थी। लूसिया, इस बुरे पल को एक दफ़ा भूल कर इन अच्छे लम्हात की तरफ एक दफ़ा नज़र दौड़ा लो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम मेरी मोहब्बत में एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हो जाओ। क्या तुम मुझसे एक बार मुलाकात कर सकती हो? सिर्फ एक बार। मेरे लहजे में इल्तिजा थी। मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो मान जाएगी, लेकिन मायूसी भी नहीं थी। इतने अरसे के बाद इसकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून महसूस हुआ। फिडल म्यूज़िक की हल्की धुन में जब हम दोनों कंधे के साथ कंधा मिलाकर ढेर सारी बातें किया करते, वो सारे पल एक दफ़ा फिर आंखों के सामने आ गए। लेकिन फिर एकदम दिल पर उदासी छा गई। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद तुम मुझसे कभी भी मिलने की ख्वाहिश ना करना, ठीक है? 2 दिन
बाद हफ्ते की शाम 5 बजे ब्लैक डाइस कैफे में मिलेंगे। कमरा नंबर 13 याद रखना। इस बार मेरा लहजा कदर जोश भरा था और ना सही किसी बहाने के वो मुलाकात के लिए मानी तो थी। कितने सालों के बाद इसका दीदार करने को मिलेगा। हम एक दूसरे के रूबरू होंगे। पहली मोहब्बत जिसे मैं कभी भूल ना पाया था, लेकिन मुस्तकबिल करीब होने वाले वाक़यात जो मेरी नज़रों में इस वक्त गर्दिश कर रहे थे, इस लम्हे मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थे। अगर मैं 5 साल जराइम की दुनिया में गुजारना चुका होता, शायद बहुत ही सीधा साधा होता। बहुत से मामलात ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनमें एक सीधा साधा शख्स बहुत आसानी से फंस सकता है या फिर इसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन मुझ जैसा मशहूर क्राइम मास्टर मुझे आज की सुबह ओलिवर के कॉल ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सेंटर में गुजारनी थी। ओलिवर, क्या तुम्हें इस नंबर का डाटा मिला जिस पर 3 मुख्तलिफ मकामात से मुझे कॉल आती नहीं? मुझे इस पर कोई हाथ रहा मालूमात नहीं मिल सकी, ना ही कोई कॉल हिस्ट्री ना कोई मैसेज। नंबर बिल्कुल नया है। जिस शख्स के नाम पर है, डाटा निकलने पर पता चला कि वो 2 साल पहले एक वारदात में कत्ल हो चुका है। सिर्फ इस पर वही 3 कॉल्स की गई हैं जो आपको मौसूल हुई है, यानी इस नंबर का कोई फायदा नहीं है। इसे छोड़ दो, मुझे तुमसे एक और बहुत अहम बात करनी है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा काफ़ी वक्त दरकार होगा। ओलिवर मेरा करीबी दोस्त था। वो जानता था कि मैं ही वो क्राइम मास्टरमाइंड हूँ जिसका किसी दौर में तूती बोलता था, जिसे कोई नहीं पकड़ सका, लेकिन अब तौबा कर चुका था। इसलिए इसने किसी को मेरे बारे में कुछ ना बताया था और मुझे इस पर भरोसा था। मैंने ओलिवर को लूसिया का नंबर दिया और इस सारी कॉल, मैसेजेस, हत्ता के व्हाट्सएप रिकॉर्ड भी चेक करने को कहा। मैं जानना चाहता था कि आजकल इसके किस शख्स से ताल्लुकात चल रहे। मुझे छोड़कर इसने किस शख्स को चुना? वो हसीन दोशीज़ा जिस मर्द को भी चुनती वो दुनिया के खुशनसीब मर्दों में से एक होता। 2-3 घंटों की मेहनत के बाद वो पिछले 2 से 3 माह का सारा रिकॉर्ड हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये सब मेरे सर पर किसी बम की तरह फूटा। लूसिया ऐसे कैसे कर सकती है? क्या ये इतना गिर सकती है? एक कत्ल की इतनी बड़ी सजा जो मैंने इसकी और अपनी जान बचाने की खातिर किया था। मेरे जहन में इस वक्त बहुत सी बातें घूम रही थी। मैं मजीद यहाँ रुक नहीं सकता था, वरना बीपी इस कदर शूट कर जाता कि जो मौत के मुंह में ले जाता। अब सिर्फ सुकून की जरूरत थी और मैंने यही काम किया। घर आकर शाम तक खूब सोया। फिर शाम को मैंने ओलिवर को कॉल करके घर बुलाया। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ ओलिवर ही मेरे काम आ सकता था, मेरे दुख सुख का साथी जो मेरा साथ कभी ना छोड़ता। 6 साल बाद लूसिया मेरीना एक दफा फिर मेरे सामने बैठी थी। ये ब्लैक डाइस कैफे का कमरा नंबर 13 था। शहर टोरंटो के बड़े और खूबसूरत कैफों में से एक। ये आम कमरों से हट कर था जो फैमिली के लिए मुहद्दस था। कमरे के वस्त में स्याह शीशे की मेज जिस पर खूबसूरत तज़ीनो और आयश की गई थी। इसके चारों तरफ शीशे की कुर्सियां सजाई गई थी। कमरे में हल्की सी आवाज़ में फिडल म्यूजिक की धुन, ब्लैक ओपियम की दिल बहार महक और एयर कंडीशन से आती ठंडी हवा, खूबसूरत गुलदस्तों से सजाई गई दीवारें और इन सब के माबैन मेरे सामने बैठी लूसिया, जिसकी मुस्कुराहट इस वक्त यूं लग रही थी जैसे किसी बागीचे में बहार आ गई हो। पूरे 6 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम नहीं जानती इस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं जानता हूँ, इसलिए तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो और मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूँगा। तुम्हें तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिरी मुलाकात एक अच्छी याद के तौर पर हमारे दिलों में महफूज हो जाए। जानती हो ये फिडल म्यूजिक मुझे क्यों पसंद है? याद करो, शुरू में जब हम मिलते थे इस म्यूजिक के सार में जकड़े हम दोनों शैंपेन से खूब लुत्फानंदोज होते थे। फिर तुम्हारे छोड़ जाने के बाद भी मुझे इस म्यूजिक से मोहब्बत रही, क्योंकि ये तुम्हारी याद दिलाता है। ये सुनते हुए मेरा दिल उदास हो जाता, लेकिन फिर भी इसे ही सुनता। अब भी यही चाहता हूँ इस आखिरी मुलाकात में हम फिर से म्यूजिक के शहर में मुकैयद शैंपेन एंजॉय करें। मैं बोलना शुरू हुआ तो बोलता ही चला गया। इसके सामने मैं ऐसे ही बेबस हो जाया करता। बहुत अच्छे दिन गुजरे थे बेंजामिन। काश मेरे भाई के कत्ल वाला मामला ना होता, आज हमारी राहें जुदा ना होती, लेकिन फिर भी ये आखिरी मुलाकात तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी ख्वाहिश को नहीं रद्द किया। मैंने पास रखे फोन पर कॉल करके रिसेप्शन पर 2 शैंपेन के ऑर्डर किए। इसके बाद हम दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले शैंपेन के मजे ले रहे थे। फिडल म्यूजिक की धुन ने अपना अलग जलवा बिखेर रखा था। कोई नहीं समझ सकता था कि ये लम्हात मेरी जिंदगी के कितने कीमती लम्हात थे। सॉरी, तुम्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, मुझे इमरजेंसी है। शैंपेन के 2 घूंट बनने के बाद वो बोली, फिर तेजी से उठकर दाएं तरफ वॉशरूम में बढ़ गई। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसके चेहरे से पहचान चुका था कि वो वाकई किसी कदर इमरजेंसी कंडीशन में थी। कुछ देर बाद वो वापस आई और हम एक दफ़ा फिर पहले की तरह शैंपेन के मजे उड़ा रहे थे। फिर पता ही ना चला हमें इस तरह मस्ती करते हुए 15 मिनट गुजर गए। बेंजामिन, वो मुश्किल मेरा नाम बोल सके। इसका चेहरा स्याह पड़ा था, आंखें सुर्ख, जबकि हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। अगले ही लम्हे इसने खून की उल्टी कर दी। मैं फौरन इसकी तरफ लपका। वो बुरी तरह तड़प रही थी। लूसिया, ये मेरे आखिरी अल्फाज थे जो इसने सुने। वो दम तोड़ चुकी थी। इसे लम्हा बार में मौत ने उचक लिया था। अगरचे खून की उल्टी के बाद इसका मुंह खून से मैला हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इसी लम्हे अपनी खूबसूरती नहीं खोई थी। अलविदा लूसिया मेरीना। कोई भी यहाँ मौजूद होता तो वो महसूस कर सकता था कि ये अल्फाज मैंने कितने दर्द में कहे। दिल खून के आंसू रोने को बेताब था। बाहर किसी को मेरी खबर ना थी यहाँ कमरे में क्या हुआ। फिर मेरे हाथ तेजी से हरकत में आ गए और अगले ही लम्हे इसके मुर्दा जिस्म को कुर्सी पर बांध चुका था। मैं कमरे की दाएं तरफ रखी मेज पर पड़े लूसिया के हैंडबैग की तरफ बढ़ा जो लॉक था, लेकिन मेरे लिए खोलना मुश्किल ना था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं इसे खोलने में कामयाब रहा। मेरी मतलूबा चीज़ इसमें मौजूद थी, जिसे मैंने उठा लिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खुशकिस्मती से बाहर इस वक्त कोई ना था
मैंने जेब में से एक चाबी निकाली और कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। यह खास किस्म की चाबी थी जो हर लॉक को लॉक कर सकती थी। चंद कदम चलने के बाद मेरे कानों में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजी। मैंने जल्दी से चेहरे पर मास्क लगाया और कैफे में मौजूद कई लोगों के दरमियान एक कुर्सी पर आ बैठा। कुछ देर बाद पुलिस तेजी से कैफे में दाखिल हुई। रिसेप्शन के बाद पुलिस इंस्पेक्टर कमरा नंबर 13 की तरफ बढ़ा, लेकिन कमरा बंद था। ये कमरा खोल सकते हो? और कैफे का मालिक कहाँ है? आइए आपको अपने मालिक के कमरे में ले जाता हूँ। साथ ही मौजूद कैफे का एक गार्ड ने एक और सुमित में लेकर चल दिया, जबकि 2 कांस्टेबल कमरा नंबर 13 के बाहर मौजूद रहे। आप हैं मिस्टर नेथन, इस अजीम शान कैफे के मालिक? जी हाँ बिल्कुल मैं हूँ। आप बैठिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? खिदमत आप क्या हम करेंगे। क्या आप लूसिया मेरीना को जानते हैं? लूसिया मेरीना? मैं किसी लूसिया को नहीं जानता। अगरचे ये बात हजम तो नहीं हो रही है। हमें आप कमरा नंबर 13 दिखाएं। कमरा नंबर 13? जी जरूर। वो सब कमरा नंबर 13 की तरफ बढ़ गए, लेकिन कमरा नंबर 13 मुकफ्फिल था। ये देखकर नेथन को 240 वाट का झटका लगा। गार्ड तो नहीं जानता था कि थोड़ी देर पहले इस कमरे की कोई सर्विस भी गई है, लेकिन नेथन जरूर जानता था। लेकिन अब कमरा बंद था, जबकि दिन के वक्त वो कोई कमरा बंद नहीं करते थे। नेथन ने कमरे की चाबी गार्ड को दी और दरवाजा खोल दिया। अगला ही लम्हा चौंका देने वाला। कमरे में एक कुर्सी पर लूसिया रस्सी से बंधी हुई थी, जब केस की गर्दन एक तरफ को ढलक रही थी। मेज और फर्श पर खून की उल्टी दिखाई दी। मिस्टर नेथन, पुलिस आपको एक बेगुनाह लड़की को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। बाकी तफसीलात पुलिस स्टेशन पर होंगी। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैं इस कैफे का मालिक हूँ और मेरा इतना वसी कारोबार है, फिर भला मैं क्यों अपने ग्राहकों में से किसी को भी कत्ल करूंगा? आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन आइए आपको कुछ सुनाते हैं। इंस्पेक्टर विलियम, मैं लूसिया मेरीना ब्लैक टाइस कैफे कमरा नंबर 13 से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ। मैं जानती हूँ जब तक आप पहुँचेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी वॉशरूम के बहाने आपसे बात कर रही हूँ। कैफे का मालिक नेथन ने मुझे कमरा नंबर 13 में बंद कर रखा है। वो मुझे मार देना चाहता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मरने से पहले मैं आपके सामने एक हकीकत खोलना चाहती हूँ। मिस्टर नेथन कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बिग बॉस नंबर 2 है और बिग बॉस नंबर 1 इसका भाई है। मैं इस वक्त मर रही हूँ, लेकिन शहर के 2 बड़े मुजरिमों को आपके हवाले करना चाहती हूँ। मैं खुद इस गैंग की फर्द रह चुकी हूँ, इसलिए बहुत सी मालूमात जो इन दोनों के बारे में जानती हूँ वो कोई नहीं जानता। CN टावर के अकब में किंग्स स्ट्रीट में इनका खुफिया ठिकाना मौजूद है, जहां आपको इनके बारे में मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। यहाँ तक वॉइस मैसेज खत्म हो चुका था। नेथन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये सब क्या हुआ है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। इस लड़की का वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप पर भेजी गई तस्वीरें, कुर्सी पर लूसिया के मुर्दा पाए जाने वाले कमरे का बंद दरवाजा और चाबियों की आपके पास मौजूद, आपके कातिल होने के पुख्ता सबूत है, लिहाजा आपको पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन इंस्पेक्टर आप कैमरों में देख सकते हैं, मैं तो काफ़ी देर से कैमरे की तरफ आया ही नहीं। फिर कैमरे चेक कर ले, लेकिन पिछले 1 घंटे की इस कैमरे की कोई वीडियो ना थी। ना जाने कैमरा खराब हुआ था या कोई और मसला, लेकिन इस वक्त नेथन को कुछ समझ ना आया कि ये क्या हुआ है। मैं कुर्सी पर अपने मोबाइल में मगन था। एंड इसी दौरान नेथन मेरे करीब से हथकड़ियाँ लगाए गुजरा। मैंने चेहरे पर लगा मास्क हटाकर इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इसके माथे पर बल पड़ते दिखाई दी। दाएं हाथ में मौजूद फाइल मैंने अब इसके सामने की तो ये बल मजीद बढ़ते चले गए। फिर मैं तेजी से उठा और इन सब से पहले कैफे से बाहर निकला, वरना वो कुछ भी बोल सकता था, लेकिन अभी तो वो शायद शॉक था, कुछ ज्यादा ही। आज का दिन शानदार रहा। चाय की चुस्की लेते हुए मैं बोला तो ऑलिवर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। लूसिया, तुमने मुझे अपने हुस्न के चक्कर में धोखा दिया। गैंग का कोई फर्द मुझे आज तक देख ना सका, लेकिन तुमने मुझे बला फुसलाकर अपने करीब किया और मेरे बारे में वो सब कुछ जान लिया जो कोई भी नहीं जानता था। तुम जानती हो कि मैं अपने सुरों का कितना पाबंद हूँ। जो मुझे धोखा देगा वो अपनी जान से हाथ धोएगा। तुमने क्या समझा था कि तुम हमारे गैंग को छोड़कर ओटावा जाकर अपनी जिंदगी आज़ादाना गुजार लोगी, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं बिग बॉस 1 नहीं जो तुम्हें आज़ाद छोड़ देगा, जो एक दफ़ा बिग बॉस 2 के गैंग में शामिल हो गया, इससे फिर सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना पड़ी। नेथन, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे तमाम तर राज मेरे पास महफूज है? मैं अभी ये राज पुलिस के हवाले करके तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ। मैं पहले से ही जानता था कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए मेरे आदमी पहले से ही तुम्हारे घर को घेर चुके हैं, बल्कि तुम्हारे कमरे के बाहर भी मौजूद होंगे। इसलिए ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके साथ ही एक कहका सुनाई दिया और कुछ दौड़ते कदमों की आवाज़ें भी। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे आदमी मेरे घर के अंदर दाखिल होकर मुझे घेर चुके हैं। तुम इन्हें हुक्म दो कि मुझे छोड़ दें। मैं तुम्हारी पार्टी में दोबारा शामिल होने को तैयार हूँ। हरगिज़ नहीं लूसिया, मैं तुम पर दोबारा एतबार नहीं कर सकता। तुम्हें हर हाल में मरना होगा। तुम मेरी मौत चाहते हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश मान सकते हो। जरूर, क्यों नहीं। तुमने मेरे लिए तकरीबन 6 साल काम किया है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश मानने को तैयार हूँ, सिवाय नई ज़िंदगी के। तुम्हें याद तो होगा मैं तुमसे कई बार बेंजामिन का जिक्र कर चुकी हूँ, मेरा साबका बॉयफ्रेंड और बिग बॉस नंबर 1 जो तुम्हारा भाई है, अहम क्राइम पार्टनर जिसे सब क्राइम मास्टर नंबर 1 से जानते हैं। यही वो शख्स है जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को कत्ल किया। मुझे मालूम है मेरी अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं अपनी भाई के कातिल से बदला लिए बगैर नहीं मरना चाहती। क्या तुम बता सकती हो कि इसे मारने का तुम्हारा क्या प्लान है? गुज़श्ता 6 सालों में मैंने इसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिला, वरना मैं इसे किसी तरह मरवा चुकी होती। मोबाइल फ़ोन की खराबी की वजह से इसका नंबर भी खो बैठी और अपना पुराना नंबर भी मुझे कुछ निजी वजूहात की बिना पर बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरे हाथ
दोबारा इसका नंबर लगा। मैं इससे बदला लेने की तैयारी रखती थी, लेकिन इस गैंग में रहते हुए बिल्कुल नहीं, बल्कि इस गैंग से आज़ादी पा लेने के बाद। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि यही तरीका इससे बदला लेने की दुरुस्त रहेगा। मैं तुम्हें इसका नंबर देती हूँ, तुम इसे कॉल करके इसकी हाउस फाइल का झांसा दो, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसकी जराइम की ज़िंदगी का सारा रिकॉर्ड जो पुलिस के हाथों लगा था इस फाइल में मौजूद है, लेकिन इसने बहुत होशियारी से वो फाइल पुलिस से हथिया ली। तभी आज तक इसे कोई नहीं जानता कि क्राइम मास्टर नंबर 1 कौन है। लेकिन इसके लिए फाइल इसके घर से उठाना पड़ेगी। इसकी फाइल की हिफाजत के लिए इसके घर से बढ़कर कोई महफूज जगह ना थी, इसलिए इसने वहीं एक अलमारी में छुपा दी। फाइल चुराना मेरा काम है, किसी और को कानो कान खबर भी ना होगी, हत्ता कि इसके गार्ड को भी नहीं। सारी जिंदगी यही तो काम की है। फाइल का झांसा देकर तुम इसे कहो कि वो मुझसे मुलाकात करे और मुझे मार दे, यानी तुम इसे मेरी सुपारी दोगे। इसके बाद तुम अपने कैफे का कमरा नंबर 13 तजवीज़ करना। मारने के लिए इस जहर का तरीका बताना। जब वो कमरे में मेरे साथ होगा, मैं इमरजेंसी का बहाना बनाकर वॉशरूम में जाऊंगी। मेरे पास इंस्पेक्टर का व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर इंस्पेक्टर को एक वॉइस भेजूंगी जिसमें तमाम तर तफसीलात बता दूंगी कि किस तरह इसने मुझे कैद किया और ये मुझे कमरा बंद करके मारने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान इसे जहर मिलाने का मौका मिल जाएगा और जब तक मेरी मौत वाक़ होगी इंस्पेक्टर भी पहुंच जाएंगे। वो इस बात से नाश ना होगा कि ये सब कुछ सोच समझी चाल है। वो इस वक्त बुरी तरह फंस चुका होगा, जहर से मेरी मौत वाक़ हो जाएगी और कैमरे की आंख में वो शख्स मेरा कातिल बन जाएगा। इस तरह मेरे मरते ही पुलिस वहां आकर मेरे मैसेज के मुताबिक इसे गिरफ्तार कर लेगी। मैं अपने हैंड बैग में इसकी फाइल ज़रूर रखूंगी जिसमें इसका सारा रिकॉर्ड है। पुलिस के हाथ वो फाइल लगते ही इसके खिलाफ सबूत और भी पुख्ता हो जाएंगे। इस तरह वो चाह कर भी किसी तरह बच नहीं पाएगा। जितने इसके जुर्म है, या तो वो फौरन फांसी की सजा पा जाएगा या फिर उम्र भर की कैद मिलेगी। इसे वैसे भी मारना बिल्कुल आसान नहीं। मैं जानती हूँ कि अच्छे से ये झांसा देकर इसे फंसाना अच्छा तरीका रहेगा। अगर मेरी मौत लिखी गई है तो आपके हाथों से मरने की बजाय अपने भाई के कातिल के हाथों मारकर इसे जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहती। वो कैफे से बाहर निकल भी गया तो कैमरे की आंख फिर उसे पकड़वा देगी और इसकी फाइल वो तो इसके लिए जानलेवा साबित होगी। मेरा बैग लॉक्ड होगा जिसे वो कतन खोल नहीं पाएगा और ना इसे मालूम होगा कि इसकी फाइल इसी में है, तो इसलिए मेरे बैग की इसके लिए कोई अहमियत ना होगी। अगरचे तुम्हारी यह ख्वाहिश मेरे असूलों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इस ख्वाहिश को मानने से इनकार नहीं करता। पर एक सवाल, तुम्हें नहीं लगता वो पुलिस के सामने जब मुंह खोलेगा तो ये सब कुछ बता देगा कि किस तरह मैंने इससे रब्ता किया और तुम्हें मारने का कहा? इससे रब्ते के लिए वो नंबर इस्तेमाल कीजिएगा जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, बिल्कुल नया। इस तरह कोई आपका बाल भी नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन याद रखना, इस फाइल को चुराना और इस वारदात तक मेरे आदमी तुम पर कड़ी नजर रखेंगे। तुम इनके नरगे में होगी। किसी भी किस्म की कोई चालाकी हुई तो इसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि अभी तुम्हें गैंग छोड़े 2 दिन नहीं हुए कि मैंने तुम्हें तलाश भी कर लिया। मैं इस दिन अपने कैफे में मौजूद रहूंगा जिस दिन तुम्हारी इससे मुलाकात होगी। इसके साथ ही मैंने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया और फिर हम दोनों के कह के कमरे में गूंजने लगे। लूसिया के मोबाइल से 2 हफ्ते कबल की जाने वाली कॉल और इन पर हुई सारी गुफ्तगू में से चुप ना सके। इस दिन ओलिवर के साथ साथ मैंने लूसिया के सारे कॉल रिकॉर्डिंग ढूंढ लिए। इसकी कॉल हिस्ट्री देखने का मेरा मकसद यही था कि आया मेरे बाद इसने किसके साथ मुरासब बढ़ाई है, लेकिन यहाँ तो सारी गेम ही बदल गई थी। इसके बाद मैं अपनी गेम बदल चुका था। बिग बॉस 2 ने लूसिया का असल नंबर सेंड किया, जो इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि इसके सारे कॉल रिकॉर्ड भी चेक कर सकता हूँ। ओलिवर एक माहिर हैकर भी था जिसने इस मामले में अपना किरदार बखूबी निभाया था। जब लूसिया ने इंस्पेक्टर को कॉल की, इसका मोबाइल गैर महसूस तरीके से हैक हो चुका था। जो कुछ इसने वॉइस रिकॉर्ड करके इंस्पेक्टर को भेजा, ओलिवर ने एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसे अपनी मर्जी का बनाकर इंस्पेक्टर तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से बदली वॉइस पुलिस तो क्या, इससे बड़ा महकमा भी पहचान नहीं सकता था कि वॉइस बदल दी गई है। इसके बाद कमरा नंबर 13 की होने वाली कैमरा रिकॉर्डिंग में कैमरा हैक करके डिलीट कर दी गई, जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता चला और ना ही कोई पता लगा सकता था। इस तरह वो दोनों ही अपने ही जाल में फंसते चले गए। लूसिया मेरीना, तुम क्या समझती थी 6 साल से मैंने जराइम की दुनिया छोड़ दी तो मुझे मात दे दोगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्राइम मास्टर 1 6 साल बाद भी क्राइम मास्टर 1 है, जो अपनी महबूबा को भी जान से मार सकता है अगर वो इसकी जान के दुश्मन बन बैठे तो।